नमस्कार दोस्तों अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए जनरल कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 होगा सेमेस्टर 1 में, जिसका कि पेपर कोड है BECC 131। इसके ऊपर हमने पूरा का पूरा कोर्स डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आपको 30 वीडियो मिलेंगी। आप ये मान लीजिए कि लगभग 30 आवर का हमारा पूरा का पूरा वीडियो कोर्स है, और ये वीडियो कोर्स 6 मंथ तक वैलिड है, जो कि आप अनलिमिटेड व्यू के साथ रहेगा। इसके अलावा इसमें नोट्स भी अवेलेबल है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी हम आपको कराएंगे। अगर आपकी कोई डाउट है तो काउंसलर द्वारा सॉल्यूशन भी होगा। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड करनी होगी, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स पर अगर आपको 30% ऑफ को अचीव करना है तो आप हमारा कोड महाविद्या आप यूज कीजिएगा, तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे डिटेल कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस इग्नो की सिलेबस के हिसाब से ही आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कई बार डायग्राम जो बनता है इकोनॉमिक्स में वो इस तरीके का बनता है, ऐसा बनता है, इस तरीके का। कई बार डायग्राम इस तरीके का बनता है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है कि आखिरकार जैसे मान लीजिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है, वो इस तरीके का बनता है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक एक बार हम समझ लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे डायग्राम जो है वो समझ में आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो लॉजिक है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, वो है ढाल। ढाल, स्लोप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। तो ढाल जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है नंबर 1 ऋणात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल। ऋणात्मक ढाल। दूसरा हो सकता है धनात्मक ढाल। तीसरा हो सकता है हमारा, एक तरीके से आप कह सकते हो, समांतर रेखा ढाल। ढाल। इसके अलावा चौथे तरीके का ढाल नहीं होता, इसी तरीके के ढाल होते हैं। ऋणात्मक ढाल भी 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला है नतोदर, नतोदर ऋणात्मक ढाल। दूसरा होता है उन्तोदर ऋणात्मक ढाल। और तीसरा होता है सरल रेखीय ऋणात्मक ढाल। इस वाली कंडीशन में जो हमारी शेप बनेगी नतोदर ऋणात्मक ढाल में, वो इस तरीके की बनेगी। उन्तोदर ऋणात्मक ढाल में इस तरीके की बनेगी, और सरल रेखीय ऋणात्मक ढाल में इस तरीके की बनेगी। तो क्यों, कब, कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा विद लॉजिक, विद रीजन। ऋणात्मक ढाल की बात करें तो धनात्मक ढाल भी 3 तरीके के हो सकते हैं। उन्तोदर धनात्मक ढाल, दूसरा नतोदर धनात्मक ढाल, तीसरा सरल रेखीय। ये 3 तरीके के हो सकते हैं। यानी कि इस तरीके का डायग्राम भी बन सकता है, इस तरीके का भी बन सकता है डायग्राम, और इस तरीके का भी बन सकता है सीधी रेखा में। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। समांतर रेखीय ढाल में 2 तरीके के ढाल हो सकते हैं, जिसमें एक तो शून्य ढाल हो, शून्य ढाल हो, दूसरा अनंत ढाल हो। शून्य ढाल का मतलब इस तरीके का, यानी कि इसमें किसी तरीके का ढाल ही नहीं है, यह है शून्य ढाल, नो स्लोप। और अनंत ढाल इस तरीके का। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि कौन सी कंडीशन में किस तरीके का डायग्राम बनेगा। पहले हम शुरुआत करते हैं ऋणात्मक ढाल से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऋणात्मक ढाल से। ऋणात्मक ढाल से देखिए, किसी भी डायग्राम में अगर ऋणात्मक ढाल है ऐसा, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक ढाल।
हालांकि मैंने ये सरल रेखीय बनाया है, आप चाहो तो इसको आरेखीय भी बना सकते हो इस तरीके का। मान लीजिए आप ए पॉइंट पर हो और आपके पास x गुड्स की OX यानी कि 2 गुड्स हैं, x0 और y0, आपके पास इतनी गुड्स हैं। अगर आप ए से बी पर जाते हो और अगर आपको एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को घटाना पड़ता है, यानी कि ये बढ़ाया और ये घटाया, तो एक चीज़ को बढ़ाने के लिए जब दूसरी चीज़ को घटाना पड़ता है तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक ढाल। ऋणात्मक ढाल। ऋणात्मक ढाल का मतलब क्या है कि आपको करना है डेल्टा लॉस ऑफ y अपॉन डेल्टा गेन ऑफ x। तो अगर हम नंबर में डाल दें तो यहाँ मान लीजिए 10 लिख देते हैं, यहाँ 12 लिख देते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में जो लॉस हुआ है y का, यानी कि जो नुकसान हुआ है वो -2 का और जो गेन हुआ है वो 2 का हुआ है। इसका मतलब इस केस में जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, यानी कि ये ऋणात्मक ढाल को प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये 1 जो है -1 ये दिखा रहा है कि जो डायग्राम का ढाल बनेगा वो ऋणात्मक बनेगा। अब 3 परिस्थितियां पॉसिबल हैं। पहली परिस्थिति नंबर 1, मान लीजिए हम x को बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए x हमारे पास में है 10 या 2, मान लीजिए 4, 6, 8, यानी कि इस केस में जो x बढ़ा है वो इक्वल अमाउंट में बढ़ा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब y मान लीजिए पहले आपके पास 10 था, फिर 8 हो गया, फिर 6, फिर 4, यानी कि y का जो रेट है वो देखिए क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में x जिस अमाउंट से बढ़ रहा है, रेट की बात कर रहे हैं, यानी कि इस केस में आपने पहले में 2 का सेक्रीफाइस किया और गेन भी 2 का किया तो आपका आंसर 1 आया। यहाँ पे 2 का सेक्रीफाइस किया, गेन भी 2 का किया तो आपका आंसर 1 आया। आपने सेक्रीफाइस भी 2 का किया, फ़ायदा भी 2 का उठाया, यानी कि हर केस में आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो 2 का कर रहे हो, जिसकी वजह से जो अब डायग्राम आप बनाओगे, कोई भी डायग्राम आप बनाओगे जिसमें सेक्रीफाइस यानी कि जो x वेरिएबल है, x चर है और जो y चर है, x में जिस रेट से वृद्धि हो रही है y में उस रेट से कमी हो रही है, यानी कि जो रेट है वो फिक्स रहे। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे 10 हो या 20 होता, उस केस में भी डायग्राम सीधा बनता। अगर ये 20 होता, ये 15 होता, ये 10 होता, ये 5 होता, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा आंसर है वो 2.5 हर केस में आता। यानी कि जो रेट है, जिस रेट से पहले घटना शुरू किया था उसी रेट से घटना लगातार जारी रहता है। तो डायग्राम की जो शेप आएगी वो इस तरीके से आएगी, यानी कि ये होता है सरल रेखीय। सरल रेखीय ऋणात्मक ढाल। तो सरल रेखीय ऋणात्मक ढाल कब बनेगा? सरल रेखीय ऋणात्मक ढाल तब बनेगा जब आप ये पाओगे कि जो चीज आप बढ़ा रहे हो उसके लिए जिस चीज को लॉस कर रहे हो उसका जो रेट है वो सेम रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पे एक x है, 2y है, 3 है, 4 है, 5 है, हमने एक एक ले लिया है और ये 10 है, तो दूसरी पर ये 8 है यानी कि 2 का लॉस किया, तीसरी पर ये 6 है यानी कि 2 का लॉस किया, 2 का लॉस, 4 है, 2 का लॉस। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो रेट है यहां पे भी 2 है, 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 यानी कि हर जगह जब गिरने का रेट सेम रहेगा तो जब स्लोप बनेगा तो बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा, चाहे डायग्राम कोई भी हो। इसीलिए कई बार हम इसको कंसीडर नहीं करते, वो भी आपको समझना है। जैसे स्लोप को कंसीडर नहीं करते तो वहां तो जैसा भी मर्जी बना देंगे, लेकिन कई बार लिखा होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि बढ़ने की जो रेट है और गिरने की रेट है वो हर लेवल पे, हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं, दूसरी कंडीशन। सेकंड हम बात करेंगे नतोदर ढाल की। नतोदर ढाल की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव। इस केस में जो स्लोप बनता है वो इस तरीके का बनता है, ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक अमाउंट में x को बढ़ा रहे हो, सेम अमाउंट में, सेम अमाउंट में, तो आपको पहले जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो 1 करना पड़ेगा, फिर सेक्रीफाइस 2 का हुआ, फिर सेक्रीफाइस 3 का हुआ,
और फिर सेक्रीफाइस 4 का हुआ। इसका मतलब नतोदा ढाल तब बनेगा जब x चर जो है, अगर आप उसको इक्वल अमाउंट में बढ़ाते हो, मान लीजिए 2 बढ़ाया, तो जो y का लॉस है, y का जो लॉस है, मान लीजिए पहले 5 का था, फिर 10 का लॉस हो जाएगा, फिर 15 का लॉस हो जाएगा, फिर 20 का लॉस हो जाएगा। यानी कि जिस केस में लॉस कांस्टेंट रहता है हर जगह पर, वहाँ पे सीधी लाइन बनेगी, और जिस केस में लॉस जो है वो बढ़ता है हर जगह पर, वहाँ पे कॉनकेव बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर हम कोई वैल्यू ले लें, देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू कुछ और लेनी है। मान लीजिए x हमारे पास है 0, y है हमारे पास मान लीजिए 100, तो यहाँ पे 2 पर ये कितना हो गया, 95 हो गया, 4 पर कितना हो गया, ये हो गया 85 हो गया, इसके अलावा 6 पर कितना हो गया, ये 70 हो गया। इसका मतलब जो लॉस का है वो 5 का लॉस हुआ, फिर 10 का लॉस हुआ, फिर 15 का लॉस हुआ। यानी कि लॉस जो है वो लगातार आप देख पा रहे हैं बढ़ रहा है। इसीलिए जो डायग्राम बनेगा वो कॉनकेव बनेगा, क्योंकि इस केस में लगातार लॉस बढ़ रहा है। तीसरा जो केस हम लेके चल रहे हैं उसमें देखिए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं उनतोदर ढाल। उनतोदर ढाल, उनतोदर ढाल में बेसिकली आपको समझना यह है कि जो x चर है और जो y चर है, इसमें क्या होता है, अगर हम इक्वल अमाउंट में वृद्धि कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट में वृद्धि कर रहे हैं, तो इस केस में जो y चर में जो लॉस होगा वो लगातार आप कह सकते हो घटता चला जाएगा। इनके पहले 10 का लॉस किया, फिर 8 का लॉस किया, फिर 6 का लॉस हुआ, फिर 4 का लॉस हुआ। यानी कि लगातार आप देख रहे हो जो लॉस है वो घटता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो स्लोप बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ऐसा जैसे इंडिफरेंस कर्व बनता है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 5 आ गया, तो आपके पास ये मान लीजिए 100 है, ठीक है जी। मान लीजिए चलिए शुरू में यही है, फिर 5 और बढ़ा, यानी कि आपके पास हो गया 10, तो जो लॉस हुआ है वो 90 का हो गया है, यानी अब आपके पास 90 है। फिर आपके पास 15 हो गया, तो चलिए मान लीजिए लॉस आपका हुआ है 8 का, यानी कि 82 रह गया। यानी कि जिस केस में लगातार लॉस घटता चला जाता है उस केस में स्लोप इस तरीके का बनता है। कंक्लूड कर देते हैं इस बात को, कंक्लूड कर देते हैं एक बार, इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हम x चर को बढ़ा रहे हैं, इक्वल अमाउंट में बढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए केस 1, अगर y का जो लॉस है वो सेम रहता है, y का लॉस सेम रहता है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा सीधा। अगर जो y का लॉस है वो बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, जैसे हमने उसमें बताया था, बढ़ रहा है, यानी कि पहले जो लॉस किया उससे ज़्यादा लॉस करना पड़ा, तो डायग्राम बनेगा इस तरीके का। और अगर लॉस घट रहा है, मान लीजिए लॉस घट रहा है, मतलब 10 का लॉस, फिर 6 का लॉस, फिर 2 का लॉस, तो डायग्राम बनेगा इस तरीके का, इस तरीके का। तो ये आपको दिमाग में रखना है, यानी कि कॉनकेव का बनता है, कॉन्वेक्स का बनता है, ये सब आपने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। यही वजह है, यही चीज़ है स्लोप के बारे में। अगला हम बात करते हैं जब हमारा स्लोप इंक्रीजिंग में होता है। देखिए इंक्रीजिंग में क्या है, मान लीजिए एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है और वाई चर भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि इस केस में मान लीजिए आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके का डायग्राम बना, मान लीजिए कभी पॉजिटिव बना, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेरिएबल बढ़ रहे हैं, यानी कि 10 से 15 हो गया, मान लीजिए 20 से 30 हो गया। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अगर आप निकालोगे तो ये 10/5 आएगा, यानी कि आपका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है। यानी कि जब दो वेरिएबल पॉजिटिवली बढ़ते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप भी 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला केस हम लेके चल रहे हैं नंबर 1, मान लीजिए x बढ़ रहा है 1 से, जो भी x वेरिएबल है, और जो ज़्यादा हो गया तो थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, ठीक है जी।
और y वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ने की स्पीड है, ये चेंज है हमारा, ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है। तो जो डायग्राम बनेगा वो सीधी लाइन में बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा, यानी कि जो बढ़ने की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। अगर मान लीजिए x बढ़ रहा है सेम अमाउंट में, कुछ भी अमाउंट ले लेते बस सेम होना चाहिए, और y की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, यानी कि y की जो बढ़ने की स्पीड है वो बढ़ रही है, यानी 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, फिर 40 बढ़ा। तो इस केस में जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, स्लोप इस तरीके का होगा, ऐसा स्लोप। इसको बोलते हैं हम उन्तोदर, धनात्मक उन्तोदर। याद रखिएगा, ऐसा स्लोप तब बनता है धनात्मक उन्तोदर जब आपकी वाई जो है वो लगातार बढ़ रही हो। मैं टेबल के थ्रू बता देता हूँ, वैल्यू भी बता देता हूँ, अगर आप वैल्यू चाहें कि भाई वैल्यू कितनी आएगी। तो इस केस में मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारी x है हमारी पास में पहले से 0, y है पहले से 10, तो इस केस में 1 होने पर ये हो जाएगा 20, या चलिए मान लीजिए ये भी 0 थी, शुरू में दोनों मान लीजिए 0 हैं, या 1 2 3 होने पर ये हो जाएगा 10 20 और 30, यानी कि जो चेंज है हम उस चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं। इस केस में भी मान लीजिए 1 2 3 होने पर ये हो जाएगी 10 30 60 और 100, हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए x वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन y वेरिएबल में जो फॉल हो रहा है वो लगातार कम हो, सॉरी इंक्रीमेंट जो है वो कम होता चला जा रहा है, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हो रही है। तो डायग्राम इस तरीके का बनेगा, ऐसा, यानी कि इस तरीके का कब बनेगा, जब इंक्रीज कर रहा है रेट y का, लेकिन रेट भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, यानी कि बढ़ने की स्पीड बढ़ रही है, 10 बढ़ा 20 बढ़ा 30 40, और जब बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। सिंपल मतलब ये हुआ कि ये वाला डायग्राम तब बढ़ेगा जब बढ़ने की स्पीड कांस्टेंट रहती है, ये तब बढ़ेगा जब बढ़ने की स्पीड बढ़ती है, और ये तब बढ़ेगा जब बढ़ने की स्पीड गिरती है, लेकिन तीनों ही केसेस में वैल्यू बढ़ी है, इसलिए डायग्राम पॉजिटिव स्लोप में ही लेगा। तीसरा हम बात कर रहे थे जिसमें हमारा जो ढाल है वो इस तरीके का होता है, ऐसा, यानी कि इस केस में मान लीजिए x 10 है से y 20 हो गया, और जबकि y जो है वो कांस्टेंट रहा, y में कोई चेंज नहीं हुआ, तो स्लोप निकालेंगे हम। स्लोप कैसे निकालेंगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो इस केस में y में कोई चेंज नहीं हुआ जबकि x में 10 हुआ है, तो जब हम 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, यानी कि इस केस में जो स्लोप है वो 0 होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है, लेकिन स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप का मतलब है जैसे मान लीजिए पानी आपने पानी फैलाया, तो इस केस में जो पानी की जो बॉल है मान लीजिए वो यहीं पर टिकी रहेगी, इसका मतलब कोई स्लोप नहीं है, इसीलिए तो यहीं टिकी हुई है। दूसरा जो केस है जिसमें मान लीजिए इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, हालांकि ये भी वर्टिकली है, समानांतर भी है, इस तरीके का। इसमें क्या होता है कि x वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता जबकि y वेरिएबल चेंज हो जाता है। मान लीजिए 10 से 20 हो गया, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, ढाल कैसे निकालेंगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी कि 10 को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। इस केस में जो स्लोप है वो अनंत है, इसके उसमें स्लोप जो है वो 0 है। बाकी के इस वाले केस में स्लोप जो है वो मोर देन 0 है, और इस वाले केस में जो स्लोप है वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। तो यहां से हमने शुरुआत की थी, एक बार दोबारा से समझा देते हैं। ऋणात्मक ढाल का मतलब है कि जो आपका जो ढाल होगा उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। धनात्मक ढाल का मतलब है कि जो आपका जो ढाल होगा उसकी वैल्यू मोर देन 0 होगी, तभी तो धनात्मक होगा। समांतर रेखा में इसकी वैल्यू, इसका जो ढाल होता है वो 0 होता है, और इसके ढाल में अनंत ढाल होता है। तो
तो ये बच्चों तरीका है, अगर आप इसको यूज करोगे। अब आप मान लीजिए कर्व बना रहे हैं, मान लीजिए आप सपोज कीजिए कॉस्ट कर्व बना रहे हैं, तो आप एवरेज कॉस्ट कर्व बना के देखते हैं। मान लीजिए एवरेज कॉस्ट, हालांकि आपने पढ़ना है आगे, लेकिन मैं बता देता हूं। मान लीजिए ऐसा एवरेज कॉस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट तक जो ढाल है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक ढाल है। इस वाले पर शून्य ढाल हो गया, क्योंकि बिल्कुल सीधा आएगा ना ढाल इसका, अगर स्लोप निकालेंगे तो। और इस वाले केस में धनात्मक ढाल हो गया। इस तरीके से आप धनात्मक ऋणात्मक ढाल के बारे में पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप डायग्राम बनाते हो टोटल रेवेन्यू का। अब टोटल रेवेन्यू का मान लीजिए हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया, तो यहां पे आपका जो ढाल है वो शून्य हो गया। इस वाले केस में ढाल आपका शून्य है, इस वाले पॉइंट पर यहां पे टीआर मैक्सिमम होगा। यहां पे ढाल ऋणात्मक है, यहां पे आपका ढाल धनात्मक है। इस तरीके से आप ढाल निकाल सकते हो। अगर इसी तरीके से मान लीजिए आप टीपी का डायग्राम बनाते हो, टोटल प्रोडक्शन का डायग्राम बनाते हो, टोटल प्रोडक्शन का, तो टोटल प्रोडक्शन का इस तरीके से डायग्राम बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ढाल शून्य है, ये शून्य ढाल है, ये ऋणात्मक है, धनात्मक ये पूरा है। लेकिन धनात्मक में भी देखो ये वाला जो है ना, ये वाला ये है उन्तोदर और ये है नतोदर, यानी कि ये है इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट से इस पॉइंट तक, और यहां पे दूसरा ढाल है, यानी कि दो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के भी दो अलग अलग फेजेस लगे हुए हैं। इस तरीके से अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपके सारे के सारे चीजें आपको कवर हो जाएंगी। एक सरल रेखीय डायग्राम के थ्रू भी हम इस कंसेप्ट को समझा सकते हैं। ये इक्वेशन हमने बनाई हुई है जिसमें हमारे को y वेरिएबल जो है वो इस x वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है स्लोप। मान लीजिए हमारा सप्लाई जो है, जैसे आप जानते हो कि जो हमारी सप्लाई है वो किस पर डिपेंड करती है, सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। आप सब लोग जानते ही हैं। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई जो है वो फिक्स रहेगी, मान लीजिए 40 पर, और स्लोप उसका 5 है और प्राइस 10 है। इसका मतलब जब प्राइस 10 है या मान लीजिए प्राइस जब 0 है, मान लीजिए प्राइस 0 है इस केस में, तो सप्लाई कितनी होगी। मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन आप ये याद रखिए, यहाँ पे हमने x को प्राइस मान लिया है, तो इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि x वेरिएबल का असर y वेरिएबल पर पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारा प्राइस जो है वो 10 है, इस केस में क्वांटिटी जो आएगी वो 40 आएगी। अब अगर हमारा प्राइस 10 हो जाता है तो जो क्वांटिटी आएगी 50 को 40 जोड़ेंगे तो 90 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में आप डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। यानी कि ये क्या दिखा रहा है, a प्लस bx। अगर हम इस a को ना मानते तो सिंपल डायग्राम हमारा यहां से बनता इस तरीके से। ये बता रहा है y इक्वल टू bx, यानी कि इस केस में कोई भी स्थिर चर, जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो स्थिर चर है, वो नहीं दिया हुआ है। स्थिर चर ना होने की वजह से ये हमारा स्लोप बनेगा। और अगर मान लीजिए हमारा ये माइनस में होता, इस तरीके का होता, तो डायग्राम इस तरीके का बनता, ऐसा। ये कब बनता, जब y इक्वल टू माइनस a प्लस बी एक्स है। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि डायग्राम पॉजिटिव कब बनेगा, जब स्थिर चर दिया हो तो हमारा ऊपर से बनेगा, स्थिर चर ना हो तो यहाँ से बनेगा, और स्थिर चर जो है वो माइनस में होगा तो नेगेटिव से बनेगा। इसके अलावा डिमांड कर्व में भी दिया होता है, डिमांड कर्व भी, उसका भी स्लोप हम बता देते हैं। तो y इज द फंक्शन ऑफ a प्लस a माइनस बी एक्स। तो इस तरीके का मतलब है कि ये वाला जो है डायग्राम ये माइनस में बनेगा इस तरीके से।
तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अगर आप इस तरीके से डायग्राम को लॉजिकल समझोगे तो आप सभी तरीके के डायग्राम को बना पाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो यही वीडियो आपके लिए हमने अपलोड की है, बाकी की वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो देखोगे तो आप अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो।